वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 से जो आपका हिस्ट्री डिसिप्लिन है, इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1, इसकी यूनिट 3 में से जो आपका पार्ट बी है, डिबेट्स ऑन सोशलिज्म एंड द रोल ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, जिसको कॉम इंटर्न भी हम कहते हैं, तो ये हमारा पूरा आज का टॉपिक होने वाला है। तो आइए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोशिश करूंगा कि आपको ईजी से ईजी वे में समझाऊं। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भेज सकते हैं। मेरा यूज़र नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एकलव्य स्नातक 1 सर्च मार के आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें तो यूनिट 1 मैंने आपकी कंप्लीट करवा दी है, यूनिट 2 आपकी मैंने कंप्लीट करवा दी है, और आज की इस वीडियो के बाद यूनिट 3 भी आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने बाकी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप बाकी वीडियोस को ज़रूर देखें। और आपकी यूनिट 4 और यूनिट 5 बहुत जल्द आपको करवा दी जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं अब हम अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सोशलिज्म जो है आज का हमारा टॉपिक है। इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं। In the middle of the 19th century, an extraordinary person appeared on the socialistic firmament of Europe and it was कार्ल हेनरिक मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स का नाम आप सभी ने सुना होगा। कम्युनिज्म, सोशलिज्म, इन सब में हमेशा हम इन्हीं को याद करते हैं। तो he had made a deep study of law, history and philosophy. He was a great writer and genuine thinker, and no other writer in the world had written on as many topics on Marx had. कार्ल मार्क्स ने जितने टॉपिक्स पे लिखा है उतना शायद ही किसी ने लिखा होगा। लॉ, हिस्ट्री, फिलॉसफी, सभी के बारे में बहुत अच्छी खासी इनको नॉलेज थी। ही वॉज द फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म। ठीक है, सोशलिज्म के ना अलग अलग टाइप्स हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। एक तो क्लासिकल सोशलिज्म होता है, फिर उसके बाद आपका साइंटिफिक सोशलिज्म होता है। साइंटिफिक सोशलिज्म जो है उसके फादर जो है वो ये थे। ठीक है, he first sketched out the rough plan of socialistic movement and then finally drafted it clearly and set definite and clear objectives. He played an important role in mobilizing workers and strengthening their movement. इन्होंने वर्कर्स को अपनी तरफ बुलाना और इकट्ठा करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, फिर आगे है, मार्क्स प्रेजेंटेड एन आउटलाइन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशलिज्म। इनके जो पूरे जो मतलब प्रिंसिपल्स थे सोशलिज्म के ऊपर, वो सब हम पढ़ेंगे आगे। He tried to prove that the decline of capitalistic society and the success of imminent socialistic revolution were inevitable. ये चाहते थे कि कैपिटलिज्म खत्म हो जाए, जब भी जो है मतलब सक्सेस जो है वो हो सकती है, और वो बहुत ज़रूरी भी है। फिर आगे है, द ग्रेट मिशन ऑफ मार्क्स लाइफ वॉज टू एबोलिश कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। इनका मिशन यही था कि जो कैपिटलिज्म है, जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, वो ख़त्म हो जाए किसी भी कीमत पे। ही मेड ग्रेट एफर्ट्स टू फ्री द फार्मर क्लासेस फ्रॉम सफरिंग्स। ये चाहते थे कि जो फार्मर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो सफ़र ना करें। कॉन्स्टेंट स्ट्रगल वॉज द मिशन ऑफ हिज लाइफ, और लगातार ये स्ट्रगल करते रहे। His death was honored with love, esteem and tears by millions of revolutionaries. बहुत सारे revolutionaries जो थे वो शामिल हुए जब इनकी डेथ हुई। Marx pointed out that socialism is not only desirable but inevitable. मतलब ये कहते थे socialism must होना ही होना चाहिए। Marx was sure that the working class would win in the end and a classless society would emerge. ये जानते थे कि वर्किंग क्लास जो है वो जीतेगी, वर्कर्स की जीत होगी, और जो एक ऐसी सोसाइटी बनेगी जिसमें कोई क्लास नहीं होगी, जैसे अपर क्लास लोअर क्लास होती है, ये खत्म हो जाएगा। इन दिस वे द परपेचुअल क्लास स्ट्रगल बिटवीन द एक्सप्लॉइटर एंड द एक्सप्लॉइटेड विल कम टू एन एंड। और इस तरीके से जब होगा तो जो एक्सप्लॉइटर है और जो एक्सप्लॉइट कर रहा है और जो एक्सप्लॉइटेड है, दोनों का स्ट्रगल ही खत्म हो जाएगा। देन ओनली वन क्लास, एक ही क्लास फिर बचेगी, वो है वर्किंग क्लास। ठीक है, मार्क्स सेट एन आइडियल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ क्लासलेस सोसाइटी इन विच द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी डज नॉट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ एन इंडिविजुअल। अब आगे है सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या है? सिंपली इसका मतलब यही होता है, एक आइडियोलॉजी है। सोशलिज्म सिंपली मे बी सीन एज अ सोशल एंड इकोनॉमिकल थ्योरी ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एडवोकेटिंग स्टेट ओनरशिप, जिसमें स्टेट की जितनी भी ओनरशिप होगी वो सब स्टेट की होगी। कंट्रोल जितना भी होगा प्रोडक्शन पे स्टेट का होगा, डिस्ट्रीब्यूशन पे कंट्रोल स्टेट का होगा, हर जगह स्टेट का ही कंट्रोल होगा। ये हमारा सोशलिज्म है जो कि प्राइवेटाइजेशन को बिल्कुल अपोज करता है,
कुछ भी प्राइवेट नहीं होगा। फिर आगे है Socialism is an economic and political ideology concerned with greater equality of distribution। ये सोशलिज्म कहता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली होना चाहिए सभी के साथ, कोई गरीब अमीर नहीं होना चाहिए। एंड प्रपोजिंग सॉल्यूशंस विच इन्वॉल्व ग्रेटर कोऑपरेशन एंड सोशल सॉल्यूशंस। सोशलिज्म इज ऑफन एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट ओनरशिप। इसका मतलब है प्रोडक्शन पे स्टेट का ही ओनरशिप होगा। द एम इज टू रन इंडस्ट्री इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी रेदर देन इन द इंटरेस्ट ऑफ फ्यू प्रॉपर्टी ओनर्स। ये चाहते थे जो फायदा है सोसाइटी का होना चाहिए, ना कि केवल कुछ चुनिंदा प्रॉपर्टी ओनर्स का। अब हम स्टार्ट करते हैं सोशलिज्म के टाइप्स को। सबसे पहला जो टाइप है उसको हम यूटोपियन सोशलिज्म कहते हैं, इसको क्लासिकल सोशलिज्म भी कहा जाता है। सो यूटोपियन सोशलिज्म इज अ टाइप ऑफ एथिकल सोशलिज्म। ये एथिक्स पे ज़्यादा बेस्ड है, विच रिक्वायर्स अ सर्टेन एथिक्स ऑफ दोज लिविंग इन द कम्युनिटी। कि जो कम्युनिटी में लोग रहते हैं इनके बीच में एक एथिक्स हो। यूटोपियन सोशलिज्म इज अ चैलेंज टू द कन्वेंशनल इकोनॉमिक मॉडल ऑफ रेशनल चॉइस। ठीक है, द आइडिया दैट इंडिविजुअल्स सीक टू मैक्सिमाइज देयर इंडिविजुअल यूटिलिटी। Under utopian socialism, it assumes that individuals will be able to put selfish ends। ये कहता है कि भाई हम अपने जो सेल्फिश जितना भी हमारा है वो हम उस दिमाग को ख़त्म कर देंगे और हम एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचेंगे। ये यूटोपियन कहता है। द यूटोपियन सोशलिस्ट लाइक रॉबर्ट ओवन इन इंग्लैंड एंड चार्ल्स फॉरेर एंड हेनरी डेसेंट, ये कुछ यूटोपियन सोशलिस्ट हैं। Simon in France had already sown the seeds of socialism, so they regarded poverty as the principal source of ills of society। ये लोग कहते हैं कि गरीबी जो है हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी बीमारी है, एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एज द चीफ कॉज ऑफ द पॉवर्टी। और ये गरीबी का जो सबसे मेन रीजन है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिर है आगे, इन यूटोपियन सोशलिज्म adherents downplay the role of class welfare and argue people of all classes can voluntarily come together to promote socialist ideals of shared ownership and working for the common good। भाई ये ऐसा कहता है सोसाइटी में लोग एक दूसरे की मदद करें, आगे आएं और जो शेयर्ड ओनरशिप है उसको बढ़ावा दें। ठीक है, सोशलिस्ट आइडिया को लोग खुद बढ़ावा दें सोसाइटी में। कोऑपरेटिव सोशलिज्म ये कहता है, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ हेनरी डेसेंट, साइमन, चार्ल्स फॉरेर एंड रॉबर्ट ओवन। ये मैंने आपको बता ही दिया है। A striking feature of utopian socialist thought was that although these thinkers presented their work as the articulation of a truly objective understanding of the laws of human nature and industrial society, they also seemed to adopt a religious tone। थोड़ा सा ये religious सा लगता है। These laws of human nature were also the laws of God। ठीक है, यानी कि भगवान भी यही कहते हैं भाई सबका भला करो, सभी के साथ सही हो। और ये यूटोपियन भी कुछ ऐसा ही सोशलिस्ट लोग कहते हैं, आपस में सब मिलजुल कर रहें। Their utopian science became an articulation of true religion, so this allowed them to blend both। इसमें साइंस भी है, इसमें रिलीजन भी है और इसमें सोशियोलॉजी भी है। अब आता है मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, जिसको हम मार्क्सिज्म कहते हैं या जिसको हम कम्युनिज्म भी कहते हैं। सो एज सेड अर्लियर, मार्क्सिज्म एग्जिस्टेड बिफोर मार्क्स। सोशलिज्म ऐसा नहीं है कि कार्ल मार्क्स लेके आए थे, उससे पहले नहीं था, उससे पहले वाला भी मैंने आपको बता दिया है कि था, बट दीज आर नोन एज द अर्ली सोशलिस्ट थिंकर्स। सो कार्ल मार्क्स जो है वो अर्ली जो थिंकर्स थे सोशलिज्म के ऊपर, उनको यूटोपियन सोशलिस्ट का नाम कार्ल मार्क्स ने दिया था। सो यूटोपियन इसलिए कहा गया बिकॉज देयर डायग्नोसिस ऑफ द सोशल इल्स वॉज करेक्ट। उन्होंने जो देखा कि सोसाइटी में दिक्कत क्या है वो तो सही था, बट देयर रेमेडी वॉज रॉन्ग। उन्होंने देखा कि गलती जो है वो सोसाइटी में क्या है, प्राइवेट जितनी चीज़ें हैं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो मेन कॉज है जो गरीबी का। ये तो इन्होंने सही पकड़ा, पर इसका सॉल्यूशन क्या निकाला भाई इन्होंने, कि लोग आपस में एक दूसरे की मदद करें, ये है वो है। सो ये कार्ल मार्क्स को अच्छा नहीं लगा, इसलिए कार्ल मार्क्स ने इनको यूटोपियन कह दिया। अब ये यूटोपिया क्या होता है? यूटोपिया वर्ल्ड जो है वो एक नॉवल है थॉमस मोर की, जिसका नाम है यूटोपिया। इसका मतलब होता है एक इमेजिनरी आइलैंड। समझ रहे हो आप? मतलब जहाँ पे एक ऐसा आइलैंड हो जहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम हो, जहाँ कोई एक्सप्लॉइटेशन ना हो, जहाँ हर लोग खुश हों, ऐसा यहाँ पे होता है, पर वो तो एक इमेजिनरी आइलैंड है। सो ऐसा जो था मार्क्स जो है उन्होंने बोला। फिर आगे आप यहाँ पे नीचे कुछ थिंकर्स के नाम पढ़ सकते हैं।
रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फुरियर, लुइस ब्लैंक, सेंट साइमन, सिस्मोंडी एंड प्रोधोन। ठीक है, ये हो जाएगा। कार्ल मार्क्स के बारे में आप ये अभी समझ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मार्क्स कॉल हिज सोशलिज्म एज साइंटिफिक सोशलिज्म। मार्क्स ने जो सोशलिज्म की थ्योरी दी उसको साइंटिफिक सोशलिज्म कहा जाता है। इट इज साइंटिफिक बिकॉज इट ऑफर्स द इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथोडोलॉजी ऑफ डायलेक्चुअल मटेरियलिज्म। सो मार्क्स कहते हैं मेरा वाला जो सोशलिज्म है ना, जो मैं इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक है। It explains not only the true causes of exploitation but also offers the scientific remedy. मार्क्स कहते हैं मैं सिर्फ कॉजेज नहीं बताता एक्सप्लोइटेशन के, मैं आपको साइंटिफिक रेमेडीज भी देता हूँ, सॉल्यूशंस भी देता हूँ, और वो है कि रेवोल्यूशन करिए। ठीक है, डिक्टेटरशिप ऑफ द वर्कर्स टू क्योर द सोशल इल्स ऑफ एक्सप्लोइटेशन। ये कहते हैं वर्कर्स को ही रूल करने दो, रेवोल्यूशन लाओ। ठीक है, it not only offers scientific reasons for class division and also struggle in society, but also provides for a scientific mechanism to establish a classless and exploitationless society. ये कहते हैं कि मेरी जो थ्योरी है उसके अंदर ऐसा बताया जाता है कि जो सोसाइटी है वो क्लासलेस होगी और उसमें कोई किसी तरीके का एक्सप्लोइटेशन नहीं होगा। कम्युनिज्म, ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड से आया है, कम्युनिस्ट से, जिसका मतलब होता है कॉमन या यूनिवर्सल। ये एक फिलोसॉफिकल, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है। ठीक है, एंड ये एक मूवमेंट है हुज अल्टीमेट गोल इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। कम्युनिज्म का गोल यही है कि एक सोसाइटी के अंदर जो है कम्युनिस्ट सोसाइटी हो, नेमली अ सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर स्ट्रक्चर्ड अपॉन द आइडियाज ऑफ कॉमन ओनरशिप, और ओनरशिप जो है वो कॉमन हो, किसी की प्राइवेट ना हो, प्रोडक्शन वगैरह पे सभी पे स्टेट का वो हो। ठीक है, ओनरशिप। अलोंग विद सोशल डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म बिकेम द डोमिनेंट पॉलिटिकल टेंडेंसी विद इन द इंटरनेशनल सोशलिस्ट मूवमेंट बाय द 1920s। भाई रशियन जो रेवोल्यूशन है उसके बाद बहुत ज़्यादा कम्युनिज्म आ गया था। While the emergence of the Soviet Union as the world's first nominally communist state, वर्ल्ड का पहला जो कम्युनिस्ट स्टेट था वो सोवियत यूनियन था। ठीक है, led to communism's widespread association with the Soviet economic model and Marxism Leninism. Some economists and intellectuals argued that in practice the model functioned as a form of state capitalism and or a non-planned administrative or command economy. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The actual goal of communism has never been attained in practice from a Marxist position, though anarchist societies have provided a glimpse of what a communist world would look like. अब जो अनार्किस्ट हैं वो कुछ अलग तरीके से बताते हैं, मार्क्स जो हैं वो अलग तरीके से बताते हैं। द रियल आइडिया बिहाइंड इट इज टू एबॉलिश ऑल लीडरशिप एंड गवर्न विद अ कम्यून। अब आइडिया सभी का यही है कि लीडरशिप सारी खत्म करो और सिर्फ कम्युनिज्म का राज हो। दैट इज द पीपल देमसेल्व्स मेक ऑल डिसीजंस, लोगों को डिसीजन लेने दो। ठीक है, communist state is used by western historians, political scientists and media to refer to these countries and distinguish them from the other socialist states. ठीक है, so communist states जो हैं उनको वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने ही ये नाम दिया है। ठीक है, इन प्रैक्टिस मोस्ट गवर्नमेंट्स दैट हैव क्लेम टू बी कम्युनिस्ट हैव नॉट डिस्क्राइब्ड देमसेल्व्स एज अ कम्युनिस्ट स्टेट और नोर दे क्लेम टू हैव अचीव्ड कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट सोसाइटी। दोज स्टेट्स हैव रेफर्ड टू देमसेल्फ एज सोशलिस्ट स्टेट्स। जो भी स्टेट्स जो थे, जो यानी कि देश थे जिनके अंदर कम्युनिज्म आया, उन्होंने कभी भी खुल के ये नहीं बोला कि हम एक कम्युनिस्ट स्टेट हैं, वो अपने आप को एक सोशलिस्ट स्टेट्स कहते थे। ठीक है, और इस तरीके से ये चलता आ रहा है। आगे है, अंडर सोशलिज्म द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड और कंट्रोल बाय द स्टेट। ये आपको पता चल ही गया है। इसी तरीके से ये है, मार्क्स यही कहते हैं क्लासलेस सोसाइटी हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो। मार्क्सिज्म इज अ वे टू व्यू द वर्ल्ड। मार्क्सिज्म दुनिया को देखने का एक तरीका है। अ सिस्टम ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस करने का एक तरीका है। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कंडीशन ऑफ सोसाइटी, अ पॉलिटिकल मूवमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज कम्युनिज्म। ठीक है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी इनटू सोशलिज्म एंड अल्टीमेटली टू कम्युनिज्म इज द फिलोसफी ऑफ मार्क्सिज्म। देखिए, जो सोसाइटी है वो सोशलिज्म पे चलनी चाहिए, अल्टीमेटली उसका गोल कम्युनिज्म को लाना होना चाहिए। ठीक है, अब आगे है लेनिनिज्म। व्लादिमीर लेनिन जो थे, इन्होंने अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन दी थी आप सोशलिज्म की, वो समझते हैं। व्लादिमीर लेनिन नेवर यूज द टर्म लेनिनिज्म। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन ने कभी ये टर्म यूज नहीं करी। नोर डिड ही रेफर टू हिज व्यूज एज मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, ना उन्होंने कभी ये वर्ड यूज किया।
However, his ideas diverged from classical Marxist theory on several important points. ठीक है, लेकिन उनके आइडिया मिलते जुलते थे मार्क्स के साथ। बोल्शेविक कम्युनिस्ट सॉ दीज डिफरेंसेस एज एडवांसमेंट्स ऑफ मार्क्सिज्म मेड बाय लेनिन। और लेनिन ने जो ये सब इंटरप्रेट किया, बोल्शिक्स जो थे, वो बोल्शेविक्स जो थे, वो कहते थे कि ये थोड़ी सी एडवांसमेंट है उसमें, थोड़ा सा मतलब इन्होंने बढ़ा दिया है सोशलिज्म को। आफ्टर लेनिन्स डेथ हिज आइडियोलॉजी and contributions to Marxist theory were terms Marxism Leninism। जब उनकी डेथ हो गई तो उनकी जो आइडियोलॉजीज थी, उनके जो थॉट्स थे, उनको ही हम मार्क्सिज्म लेनिनिज्म कहते हैं, और समटाइम्स इसको हम ओनली लेनिनिज्म भी कहते हैं। तो समझ में आ रहा होगा आपको। मार्क्सिज्म लेनिनिज्म सून बिकेम द ऑफिशियल नेम फॉर द आइडियोलॉजी ऑफ द कॉमिंटर्न, यानी कि जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल था, जो ऑर्गेनाइजेशन था जिसका काम था वर्ल्ड में प्रचार करना कम्युनिज्म का। तो इस तरीके से ये चलता है। फिर है आगे, लेनिनिज्म इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डेवलप्ड बाय रशियन मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशनरी व्लादिमीर लेनिन दैट प्रपोजेस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट लेड बाय अ रेवोल्यूशनरी। ये चाहते थे कि वर्कर्स की ही सरकार हो, डिक्टेटरशिप हो। ठीक है। द फंक्शंस ऑफ द लेनिनिस्ट वैनगार्ड पार्टी इज टू प्रोवाइड द वर्किंग क्लासेस विद द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये चाहते थे कि जो वर्किंग क्लास है वो ही सत्ता में आ जाए। एंड रेवोल्यूशनरीज लीडरशिप, रेवोल्यूशनरीज जो है क्रांतिकारी लोग हैं वो राज करें, कैपिटलिस्ट जो है चले जाएं। रशियन एम्पायर तो खत्म हो ही गया था। In the 19th century, Karl Marx and Friedrich Engels wrote the Manifesto of the Communist Party. 1848 में कम्युनिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो लिखा था इन्होंने, इन विच दे कॉल्ड फॉर द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ द यूरोपियन वर्किंग क्लासेस। और उसमें लिखा था कि जितने भी यूरोप के वर्किंग क्लासेस हैं, जो लोग कमाते हैं, वो एक हो जाएं पॉलिटिकली और एक रेवोल्यूशन ला दें। And proposed that because the socio-economic organization of communism was of a higher form than that of capitalism, a workers revolution first would occur in the industrialized countries। और यहीं पे ज़्यादातर ये रेवोल्यूशन होने थे। In Germany, Marxist social democracy was the political perspective of the Social Democratic Party of Germany, inspiring Russian Marxists such as Lenin। ठीक है। फिर आगे है, व्लादिमीर लेनिन एक्सपाउंडेड द प्रिंसिपल्स ऑफ लेनिनिज्म बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ मार्क्सिज्म। इन्होंने उन्हीं को थॉट्स को आगे और बढ़ाया। जस्ट लाइक मार्क्स एंड अदर कम्युनिस्ट, लेनिन फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ द यूनिफिकेशन। ये चाहते थे सभी लोग एक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और वर्किंग क्लास एक हो जाए। ही वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट फॉर द रेवोल्यूशन टू बी सक्सेसफुल स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वॉज नीडेड। रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाना है तो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए। ही कॉन्सेप्चुअलाइज्ड ऑफ अ रेवोल्यूशनरी पार्टी फॉर दिस पर्पस। और वो बताते हैं कि एक रेवोल्यूशनरी पार्टी का आना बहुत ज़रूरी है और ये फिर भाई ऑर्गेनाइज रहे और इसी तरीके से फिर ये चले। अब आगे है स्टैलिनिज्म। अब जो स्टैलिन थे इनके बारे में देखते हैं। स्टैलिनिज्म ने क्या है कि भाई स्टैलिन ने अपने तरीके से इंटरप्रिटेट किया। ठीक है, इंटरप्रिटेशन जो है अपनी दी इन्होंने सोशलिज्म की। आप समझ तो रहे होंगे, हर थिंकर अपने तरीके से बता रहा है। स्टैलिनिज्म वॉज द थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिज्म प्रैक्टिस्ड बाय जोसेफ स्टैलिन, जो कि सोवियत यूनियन के लीडर थे 1928 से 1953 तक। Officially it adhered to Marxism Leninism, but whether Stalin's practices actually followed the principles of Marx and Lenin is a subject of debate and criticism। ये थोड़ा सा अलग चलते थे। कैसे? In contrast to Marx and Lenin, Stalin made few new theoretical contributions। इन्होंने कुछ बदलाव किए। Stalin's main contributions to communist theory were socialism in a one country। ये चाहते थे कि सोशलिज्म एक कंट्री में रहना चाहिए, ये वर्ल्ड में ग्लोबली उसको स्प्रेड करने में ज़्यादा सपोर्ट में नहीं थे। स्टैलिनिस्ट पॉलिसीज इन द सोवियत यूनियन इंक्लूडेड द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, 5 ईयर प्लान्स, सोशलिज्म इन वन कंट्री, ये इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, याद रखिएगा। अ सेंट्रलाइज्ड स्टेट, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, subordination of interest of the other communist parties to those of the Communist Party of the Soviet Union। Rapid industrialization was designed to accelerate the development towards communism, stressing that industrialization was needed because the country was economically backward। ठीक है, और कंट्रीज की तुलना में अगर देखें, सो ये सब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। फिर आते हैं यहाँ पे ट्रॉट्स्की। ठीक है, ट्रॉट्स्की की जो एक थॉट्स हैं वो भी अलग ही हैं भाई, सोशलिज्म के ऊपर ही अलग ही कुछ कहते हैं। Trotskyism is the theory of Marxism as advocated by Leon Trotsky।
सो ट्रॉट्स्की कंसिडर्ड हिमसेल्फ अ बोल्शेविक लेनिनिस्ट, ये अपने आप को एक बोल्शेविक लेनिनिस्ट कहते थे। Arguing for the establishment of a vanguard party, he considered himself an advocate of orthodox Marxism. अब इसमें क्या है, his politics differed greatly from those of Stalin और माओ, ये स्टैलिन और माओ से अलग थे। Most importantly in declaring the need for an international permanent revolution and arguing that democracy is essential to both socialism and communism, ये डेमोक्रेसी को ज़्यादा वो कह रहे थे कि भाई ज़रूरी है। Numerous groups around the world continue to describe themselves as Trotskyists and see themselves as standing in this tradition, although they have diverse interpretations of the conclusions to be drawn from this। ठीक है, बहुत से इनके फॉलोवर्स भी हुए। अब आगे है हमारा माओइज्म। माओ ने किस तरीके से बताया, ये भी आप थोड़ा देख लीजिए, काफी इंटरेस्टिंग है। Unlike the earlier forms of Marxism Leninism in which the urban प्रोलेटेरिएट वॉज सीन, यानी कि जो अर्बन वर्कर्स हैं वो ज़्यादा यहाँ पे देखे जा रहे थे रेवोल्यूशन के अंदर, कंट्री साइड यानी कि गाँव को इग्नोर किया गया था। माओ ने गाँव पे ज़्यादा फोकस किया, जो फार्मर्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया, इन्होंने मोबिलाइज किया लोगों को, ठीक है, अपनी लीडरशिप से। Unlike most other political ideologies, including other socialist and Marxist ones, Maoism contains an integral military doctrine. माओइज्म जो है वो पूरा भाई आर्म वेपन्स के साथ काम करने में विश्वास रखता है कि भाई काम जो है वो बंदूक से होता है, ऐसे क्रांतियां करने से कुछ नहीं होता, बंदूक से आप जो है स्ट्रगल करिए, लड़ाई लड़िए, अपनी गुरिल्ला वॉरफेयर को अपनाया, छुप छुप के गोलियां चलाना, ये चलता था। माओइज्म इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म डेवलप्ड बाय माओ सेतुंग, इट इज अ डॉक्ट्राइन टू कैप्चर स्टेट, ये कहते हैं कि भाई स्टेट की पावर कैप्चर करनी है ना तो हथियार उठा लो और फिर अपनी मांगे मनवाओ, यानी कि माओ यही कहते हैं, ठीक है। द सेंट्रल थीम ऑफ माओइस्ट आइडियोलॉजी इज द यूज ऑफ वायलेंस, ये वायलेंस को बढ़ावा देते हैं, लड़ाई झगड़े को, और इसी से आप स्टेट को कैप्चर करो। बियरिंग ऑफ आर्म्स इज नॉन नेगोशिएबल एज पर द माओइस्ट इंसर्जेंसी डॉक्ट्राइन, द माओइस्ट आइडियोलॉजी ग्लोरीफाइज वायलेंस, ये वायलेंस को बढ़ावा देते हैं। एंड द पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी कैडर्स, यानी कि जो गुरिल्ला आर्मी के जो कैडर्स हैं उनको अच्छे से ट्रेन किया जाता है, वॉर्स से वॉर्स क्लाइमेट में, वॉर्स से वॉर्स जगह पे उनको तैयारी करवाई जाती है। फिर है फेबियनिज्म। फेबियनिज्म में क्या है भाई, द फेबियन सोसाइटी इज अ ब्रिटिश सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ब्रिटिश सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। whose purpose is to advance the principles of democratic socialism, ये चाहते हैं कि सोशलिज्म जो है वो थोड़ा डेमोक्रेटिक रहे, ना कि अथॉरिटेरियन या फिर जैसे वो मतलब तानाशाह जैसा। वाया ग्रेजुअलिस्ट एंड रिफॉर्मिस्ट एफर्ट्स इन डेमोक्रेसीज, आप क्या कर सकते हैं, रिफॉर्म करिए, डेमोक्रेसी अपनी जो है वो सही करिए। द फेबियन सोसाइटी वॉज ऑल्सो हिस्टोरिकली रिलेटेड टू रेडिकलिज्म, अ लेफ्ट विंग लिबरल ट्रेडिशन, ठीक है। और क्या है, ड्यूरिंग द लेट 19th एंड द अर्ली 20th centuries in Britain, Fabians stood out among socialists as diverging from the Marxian view, मार्क्स से ये अपने आप को अलग समझते थे। फेबियंस रिजेक्टेड कार्ल मार्क्स एनालिसिस ऑफ सरप्लस वैल्यू, इन्होंने कार्ल मार्क्स के ज़्यादातर थॉट्स को नकार दिया। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड एंड इन्फ्लुएंशियल सोशलिस्टिक थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इसको ये नकार देते हैं भाई। And in its place the Fabian society expounded an entirely distinct notion of exploitation, a radical theory of rent. That theory led to a program for the electoral overthrow of bourgeois liberal societies, ये कहते हैं डेमोक्रेसी से हटाओ, जो कैपिटलिस्ट लोग बैठे हुए हैं सत्ता पे चढ़ के, उनको लड़ाई झगड़े से या रेवोल्यूशन करके मत हटाओ, डेमोक्रेसी से हटाओ, चुनाव से हटाओ उन्हें, ये कहते हैं। अब है हमारा नेहरूवियन सोशलिज्म, इसमें क्या है, दिस ब्रांड ऑफ सोशलिज्म डिफर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल सोशलिज्म और मार्क्सिज्म, ये थोड़ा सा अलग है। ये क्या है कि भाई बंदूकों के दम पे और उन सब पे नहीं था ये बेस्ड। इन अदर वर्ड्स नेहरूवियन सोशलिज्म ट्राइड टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, इनका ये था कि स्टेट वेलफेयर हो, लोगों का भला करे, ठीक है, इगैलिटेरियन प्रिंसिपल्स हो, थ्रू अ ग्रेजुअल और नेचुरल प्रोसेस ऑफ स्टेट इंटरवेंशन, और स्टेट थोड़ा सा इंटरवेंशन करता रहे और डेमोक्रेटिक तरीके से आप सब कुछ चलाएं। फर्दर नेहरू डिड नॉट ट्राई टू अबेंडन प्राइवेट एंटरप्राइज, नेहरू ने प्राइवेटाइजेशन को पूरा बंद नहीं किया, ठीक है, बट ट्राइड ओनली टू रेगुलेट द सेम, बस उनको रेगुलेट करा,
और इक्वली जो है लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो, इनकम वगैरह का, वेल्थ का, इस पे भी उन्होंने फोकस किया। दिस इज वाई नेहरू इनकरेज्ड मिक्स इकोनॉमी, और हमारी मिक्स इकोनॉमी थी, ठीक है, ना तो हम लेफ्टिस्ट थे, ठीक है, ना हम सोशलिस्ट थे, ना हम कैपिटलिस्ट थे, हमारी मिक्स इकोनॉमी है। और स्टेट मोनोपोली ना हो, इसको भी इन्होंने नकार दिया, ठीक है। सो सोवियत मॉडल को थोड़ा अपनाया, थोड़ा कैपिटलिज्म को भी लिया, तो मिक्स इकोनॉमी हमने बना दी। एग्रेरियन रिफॉर्म्स करे नेहरू ने, और प्लानिंग कमीशन को बनाया, और 5 ईयर प्लान्स वगैरह चलते रहे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान दिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया। गांधीयन सोशलिज्म, इसमें क्या है भाई? So Gandhi accepted socialism as a part of his program to do away with social and economic inequalities. So Gandhian socialism, however, is in a class by itself. It did not arise as a result of his studies. ऐसा नहीं है गांधी जी ने बहुत ज़्यादा कार्ल मार्क्स को पढ़ लिया था और उसके बाद वो उनकी रीडिंग्स पढ़ के फिर अपना वो निकाल रहे हैं, इनका अलग ही था। सोशलिज्म टू गांधी वॉज अ रिलीजन, ये कहते हैं कि सोशलिज्म एक धर्म है। The prince and the peasants, the wealthy and the poor, the employer and the employee are all on the same level. ये कहते थे सभी बराबर होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि किसी तरीके का यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए भाई, डिफरेंसेस में सभी बराबर रहें। बोथ द आइडियोलॉजी ऑफ गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म अपोज्ड एक्सप्लॉइटेशन एंड कैपिटलिज्म, पर ये है सिमिलरिटी, कार्ल मार्क्स ने और गांधी जी ने दोनों ने ही अपोज किया है कैपिटलिज्म को और एक्सप्लॉइटेशन को। But according to Gandhi, capitalism could be overthrown by the decentralization of the economy, like encouraging having cottage heavy जो मतलब cottage industries. He did not encourage violence to end the capitalism. ये कहते हैं भाई छोटी मोटी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे दो, ठीक है, आप पूरा झगड़ा वगैरह करके कैपिटलिज्म मत हटाओ, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दो, इनकरेज करो, ठीक है। कार्ल मार्क्स द फादर ऑफ सोशलिज्म डिड नॉट टॉलरेट कैपिटलिज्म, भाई लेकिन कार्ल मार्क्स तो बिल्कुल भी सहन नहीं करते कैपिटलिज्म को। ही बिलीव दिस कंडीशन इन यूरोप कुड बी एबोलिश्ड, वो चाहते थे कि ये बंद हो जाए, कैपिटलिज्म खत्म ही हो जाए बिल्कुल। ही वांटेड टू रिवोल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वो चाहते थे कि हम रिवोल्ट करें गवर्नमेंट के अगेंस्ट और कैपिटलिज्म की रूट को ही खत्म कर दें। अब हमारा लास्ट टॉपिक है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। अब आपको सोशलिज्म तो समझ आ गया होगा, कम्युनिज्म कैसे फैल रहा था, ठीक है। अब आगे देखते हैं द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, ये क्या है? कॉम इंटर्न है, जिसको आप थर्ड इंटरनेशनल भी कहते हो। ये एक सोवियत कंट्रोल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, सोवियत यूनियन का कंट्रोल था इसके ऊपर, फाउंडेड इन 1919, दैट एडवोकेटेड वर्ल्ड कम्युनिज्म, ये चाहते थे कि पूरे वर्ल्ड में कम्युनिज्म फैल जाए। द कॉम इंटर्न रिजॉल्व एट इट सेकेंड कांग्रेस टू स्ट्रगल बाय ऑल अवेलेबल मीन्स, इन्होंने बोला जब इनकी दूसरी मीटिंग हुई, हर तरीके से हम इसको स्प्रेड करेंगे कॉम इंटरनेशनल को, ठीक है, और हम पूरी दुनिया से ही कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंकेंगे, हटा देंगे, ठीक है। दो इट्स स्टेटेड पर्पस वाज द प्रोमोशन ऑफ वर्ल्ड रेवोल्यूशन, इनका मेन पर्पस यही था कि रेवोल्यूशन जो है वो पूरी दुनिया में फैले। द कॉम इंटर्न फंक्शनड चीफली एज एन ऑर्गन ऑफ सोवियत कंट्रोल ओवर द इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट। और इसी के साथ अगर आप आगे देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि इन 1919, 2 years after forming of the Soviet government in Russia, so तो भाई जिस तरीके से सोवियत गवर्नमेंट आ जाती है, उसके बाद लेनिन ने एस्टेब्लिश कर दिया यहाँ पे हेडक्वार्टर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का मॉस्को के अंदर। द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कॉमिंटर्न कहते हैं, is known as the third because two other international socialist organizations of workers had previously been set up, उससे पहले भी दो जो हैं organizations बन चुकी थी, ये तीसरी थी। These were the first workers international organizations in 1864 by Frederick Engels, collaborator of Karl Marx, and the second socialist international formed in 1889, ठीक है, जो कि बेल्जियम में थी, ब्रुसेल्स में। सो थर्ड जो थी वो मॉस्को में अब थी, ठीक है। Before it was dissolved in May 1943, the Third International was composed of representatives of communist parties in over 50 countries. भाई 50 देशों से इनके representatives थे। So theoretically, the Russian Communist Party was only one of these 58 communist parties, ठीक है। Actually, however, the Russian Communists played a dominant role in the Third International from the day it was organized. So भाई रशियंस का बहुत रोल था इसमें, इसलिए वही इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि मेन तो भाई लेनिन वही थे भाई इसको स्टैब्लिश करने वाले। फिर आगे क्या है? जोसेफ स्टालिन, टॉप ऑफ द सोवियत यूनियन, ब्रोक डाउन द कॉमिंटर्न, जोसेफ स्टालिन ने इसको खत्म कर दिया 1943 में कॉमिंटर्न को,
टू ट्राई नॉट टू इरिटेट हिज पार्टनर्स इन द लास्ट लॉन्ग पीरियड्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, क्योंकि जो इनके पार्टनर्स थे अब यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम, उनको कोई दिक्कत ना हो इसलिए। सो बाय दिस वी कंप्लीट आवर चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।